हेलो व्यूअर्स। तो दोस्तों आज फॉरएवर फैसिलिटेटर में हम बात करेंगे कैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की फॉर केवीएस और कैसे मैं केवीएस को मुझे छोड़ना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने अ, लगभग 2 महीने की रिगरस मेहनत की और उसके बाद डी ट्रिपल एस बी की जॉब को पाया। 2018 में जैसे ही मेरा डीएलएड कंप्लीट हुआ, मैंने तुरंत सीटेट के लिए अप्लाई किया। 2019 में ही मेरा सीटेट हुआ था। दिसंबर 2018 में सीटेट हुआ और 19 में उसका रिजल्ट आया। उसके बाद किस तरीके से पहले ही अटेम्प्ट में मैंने केबीएस को क्लियर किया, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेरी जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है तो वो है एक लॉ का, जिसे मैं मानता हूँ कि जिसने मुझे सक्सेस दिलाने में सबसे ज्यादा अगर हेल्प की है तो वो है एक लॉ, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, मैंने तैयारी तो बहुत की। पहले भी बहुत तैयारी की मैंने। ट्वेल्थ, जस्ट आफ्टर ट्वेल्थ मैंने एक एमपी गवर्नमेंट में एग्जाम होता है एआरआई का, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, उसका मैंने एग्जाम दिया था आफ्टर ट्वेल्थ। ट्वेल्थ के शायद 2-3 महीने ही हुए थे, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया था। और उसमें मेरे आउट ऑफ 188 मार्क्स थे, पर उसमें चूंकि 48 वैकेंसीज थी तो मेरी जो रैंक है वो इतनी नहीं आई थी कि मुझे जॉब मिल पाए। और मैं मेरा नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर कम हो गया था। कट ऑफ 88 गई थी और मेरे 87 हो गए थे नॉर्मलाइजेशन में। तो वहां से मेरी जॉब, वहां से मेरी छूट गई थी, मतलब नहीं लग पाई थी। तो उसके बाद मैंने अपना माइंडसेट क्लियर किया कि अब मुझे इससे बेहतर जॉब ही चाहिए। मैं इससे जो छोटी जॉब है वो नहीं लूंगा। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, पढ़ाई करना शुरू किया। डीएलएड जब कॉलेज जाता था तब से ही मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की। तो मेरा एक सबसे जो मेन फोकस था वो ये था कि मुझे बस जॉब चाहिए किसी भी कीमत पर। आई वॉन्ट अ जॉब और एज अ टीचर आई विल सर्व द कंट्री। तो ये मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ही था। फिर मैं ड्रीमिंग किया करता था कि आफ्टर जॉब मैं क्या करूँगा। भाई, स्टेडियम में जा रहे हैं क्रिकेट देखने, अपना घूम रहे हैं, कहीं भी निकल पड़े जब भी वीकेंड्स हुए, छुट्टी हुई तो वहाँ पे मेरे दिमाग में आता था कि एक अच्छी सी सिटी में मेरी जॉब हो और वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम हो, तो मैं जब भी क्रिकेट होया करे वहाँ पे जाया करूँ और क्रिकेट खेलूं भी साथ ही साथ। ऐसी ड्रीमिंग किया करता था। तो 2018 में जैसे ही सीटेट क्लियर हुआ, केबीएस की वैकेंसीज के बारे में सुना कि आने वाली है, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी। डेली सुबह 4 बजे उठता था और मैंने एक्चुअली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज की है वो ये कि पढ़ाई के अलावा, ऑफ कोर्स यूट्यूब से भी मैंने बहुत सारी पढ़ाई की। मैंने आर एस अग्रवाल की बुक 2 से 3 बार कंप्लीट की इसके लिए। नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 कंप्लीट की 2-3 बार। उसके अलावा मैंने रीजनिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस की टेक्स्ट बुक से और ग्रेड अप से। इसके अलावा साइकोलॉजी मेरी बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मैं फील करता था साइकोलॉजी को। तो उसमें मैंने क्वेश्चंस लगाना शुरू किए, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर करके लगाए। इसके अलावा यूट्यूब से भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो मुझे जो पर्टिकुलरली फील हुआ वो ये कि मेरा जो आधा घंटा सुबह उठ के मैं करता था कि भाई आधे घंटे तो ड्रीमिंग करने का काम था मेरा, कि भाई मैं आफ्टर गेटिंग जॉब में क्या क्या करूँगा, क्या क्या होगा मेरे साथ।
और मैं फ़ील करता था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब लोगों का नज़रिया कैसा होगा मेरी तरफ, किस तरीके से वो बिहेव करेंगे मेरे से। अभी जो उनका नज़रिया है उसके बाद जब जॉब लगने के बाद जो नज़रिया होगा उसमें क्या डिफरेंस आएगा, कैसे मैं अपने गोल्स को अचीव करूँगा, कैसे एक ऐसी सोसाइटी में रहूँगा जहाँ क्रिकेट स्टेडियम हो खुद का, और स्विमिंग पूल हो और सारी फैसिलिटीज़ हों। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, और अभी एट दिस टाइम मैंने वो सारी चीज़ें अचीव की हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि वो मैं अचीव नहीं कर पाया। लेकिन इस जर्नी में हुआ क्या कि मैंने जैसे ही तैयारी की, बहुत रिगरस रिगरस मेहनत की, ड्रीमिंग की, और जब मैं सोता था तब यूट्यूब पर कुछ ना कुछ पढ़ने का मेरे लगा हुआ होता था कंटिन्यूअसली। या तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था या कुछ ना कोई टॉपिक मैं सॉल्व कर रहा होता था, यूट्यूब से। तो जैसे ही मैं सोता था तो अपने पास में मोबाइल रख के सोता था, उठता था तो मोबाइल चालू रहता था। कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर मेरे मोबाइल फोन का यूज किया है तो 99% मैंने सिर्फ पढ़ाई के लिए उसका यूज किया है, 99%। और ये नहीं होता, लगभग मैं 8 से 10 घंटे, मुझे 8 घंटे तो मैं पढ़ ही लेता था। मेरा अगर मन नहीं लगता था तो मैं यूट्यूब से ज्यादा पढ़ता था। मन लगता था तो मैं कॉपी पेन से भी बहुत सारा पढ़ता था, लेकिन अगर जब मन नहीं लग रहा है तो मैं यूट्यूब को ही खोल लेता था और अपना पढ़ना शुरू कर देता था। तो जैसे ही मेरी जॉब पहले अटेम्प्ट में केवीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे पोस्टिंग मिली ऊटी। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू में मेरे मार्क्स आए 58 आउट ऑफ 60। उसका रीज़न भी मैं आपको अ, बता चुका हूँ शायद अपनी इंटरव्यू वाली वीडियो में। ठीक है। और ऊटी मिलते ही मैं ऊटू के लिए निकल निकल पड़ा, अपने भाई के साथ ज्वाइनिंग करने के लिए। वहाँ मैंने जैसे ही देखा कि भाई 3000 किलोमीटर दूर मुझे जॉब करनी है, और एकदम ठंडा मौसम, साउथ का कल्चर पूरा। हालांकि ऊटी बहुत अच्छी जगह है, बहुत शानदार जगह है, फिल्मों की शूटिंग्स भी होती है वहाँ पे। पर 2-4 दिन के लिए कोई जगह अच्छी हो सकती है, लेकिन परमानेंट रहने के लिए अगर आपको आपके कल्चर से अलग रहना हो, आपके घर से 3000 किलोमीटर दूर रहना हो, आप 6 महीने से पहले आ नहीं सकते, ट्रेन से अगर आएंगे तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे, और अगर आप बाई प्लेन आएंगे तो आपको टिकट्स मिले ना मिले एट अ टाइम, इसकी भी कोई वारंटी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, और यही सारी चीज़ें सोच के मैंने केवीएस की जॉब को छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, मैंने केवीएस की जॉब को छोड़ दिया। जिस जॉब के लिए मैंने पैशनेट होकर दिन रात मेहनत करके, जिसके इंटरव्यू के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की थी और अपना ड्रीम माना था जिस जॉब को, मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया, छोड़ दिया। और उसके बाद जैसे ही मैं घर आया तो मैं पूरी तरह से लोगों से कट गया। मैंने 1 से 2 महीने तक किसी से ज़्यादा बात नहीं की। इवन मैं अपनी घर वालों से भी बात नहीं करता था ज़्यादा, और मैं एक, जिसे कहते हैं कि डिप्रेशन के फेज में कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आया मैं। और एक गाना था उस टाइम पर जो रिलीज हुआ था कि बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। तो एक्चुअली मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने आखिर जॉब क्यों छोड़ दी, और बार बार मैं यही चीज़ सोचता था कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती थी कि यार तूने सही किया है। 3000 किलोमीटर इज वेरी फार, और तू अभी कुछ और कर सकता है। तेरी अभी 20 साल ही उम्र है, तो अभी तू कुछ और अच्छा भी कर सकता है। तो जस्ट प्रिपेयर और आगे के एग्जाम्स की तैयारी कर। तभी डी ट्रिपल एस बी का जस्ट वहां से छोड़ के जब मैं आया था तो 2 दिन के अंदर ही मेरा फॉर्म निकल आया था डी ट्रिपल एस बी का, पीआरटी का। मैंने फॉर्म अप्लाई किया, और फॉर्म अप्लाई करते ही कुछ दिनों के अंदर ये आया कि मार्च अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा।
और जस्ट 8 दिन बाद ही DSSB ने नोटिफिकेशन रिलीज किया कि आपका पेपर अक्टूबर मंथ में है। सितंबर में फॉर्म डाले थे और अक्टूबर में पेपर था। अब मैंने पूरी तरीके से अपने मन में ये ठान लिया था कि अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो ये अपने आप में मुझे एक, जिसे कहते हैं ना, बेवकूफ इंसान साबित कर देगी कि आप 4200 ग्रेड पे की जॉब छोड़ के आए हो। उसके बाद लोग आपसे पूछ रहे हैं क्यों भाई, क्या हुआ जॉब का, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, लोगों के बीच जा नहीं पा रहे हो। तो अगर ये जॉब, तुम अगर उस जॉब को छोड़ के आए हो, तो चलो ये दिल्ली में है, तुम्हारी ड्रीम सिटी में ये जो मैं जॉब मिलने वाली है, 8 घंटे का रास्ता है, रातों रात सो के आप घर आ सकते हो। तो मैंने ये सोचा कि अब कैसे भी करके बस ये जॉब ले लेनी है। और मेरे ड्रीमिंग DSSB के लिए शुरू कर दी। और ड्रीमिंग में मैं क्या करता था, मैं देख रहा हूँ मैं स्टेडियम में हूँ, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हूँ, और विराट कोहली मेरे बगल से निकल के जा रहा है, मैं चीयर कर रहा हूँ इंडियन टीम को। इसके अलावा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ स्टेडियम में, ठीक है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैंने ज्वाइन कर रखा है। डेली की मेरी एक्टिविटी स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें मैं सोचता था, मैं ड्रीमिंग करता था। तो वो 1 महीना रात में मैं शायद 2 घंटे रोता था। लिटरली मैं 2 घंटे रोता था, गाना सुनता था, बहुत गई गई आई गई याद है मगर इस बार तुम ही आना। और 4 घंटे 5 घंटे में पढ़ा करता था, 5 घंटे एटलीस्ट पढ़ता था, रात को ही करता था ये काम। दिन में सोता था, फिर 2-3 बजे आराम से फिर से पढ़ना शुरू करता था, 1-2 घंटे फिर पढ़ता था, फिर रात को वही थोड़ा बहुत रोता था गाना सुनते हुए। याद करता था कि मैंने इतनी अच्छी जॉब को ठुकराया है, 20 साल में मुझे जॉब मिल गई थी और मैंने उसे ठोकर मारी है। तो अब उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ, ठीक है। फिर से उन्हीं लोगों के बीच आ चुका हूँ जिससे जिनसे निकल के गया था, मतलब जिस कंपटीशन की दलदल से निकल गया था, उस कंपटीशन में फिर से आ चुका हूँ। और आफ्टर 1.5 मंथ और ऑलमोस्ट 40 डेज मेरा एग्ज़ाम हुआ। मैं अपने भाई के साथ, मैं अपने भाई को हमेशा लेके जाता था अपने एग्ज़ाम में। अ, तो मेरे भाई मेरे साथ गए, अ, क्योंकि दिल्ली में एग्ज़ाम था, तो भाई मेरे साथ आए। उसके बाद हमने मैं बैठा हुआ था, मेरे भाई पास में बैठे हुए थे, और हमने डिस्कस किया कि मतलब मुझे रोना आ गया, लिटरली रोना आ गया वहाँ लोगों को देख के, इतनी भीड़ देख के। नोएडा सेक्टर 62 में मेरा एग्जाम था। तो वहां पर जैसे ही मैंने भीड़ देखी, लोगों का हुजूम देखा, तो आई वॉज जस्ट फीलिंग कि यार ये क्या कर दिया, अगर नहीं हुआ तो कैसे लोगों को अपनी शक्ल दिखाऊंगा मैं। ये चीज लिटरली मुझे बहुत परेशान करती थी। तो मैं भाई से बात कर रहा था और मैंने उनको बोला कि भैया देखो, फिर से हम उसी चीज में आ गए जहाँ से निकल के गए थे। तो भैया ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है थ्रू आउट माई जर्नी। किसी एक पर्सन का सबसे ज़्यादा रोल है तो वो मेरे भाई और मेरी मम्मी, इन दोनों का मेरी पूरी जर्नी में बहुत बड़ा रोल है। आज अभी मैं जो कुछ भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे भाई और मेरी मम्मी की वजह से हूँ। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरा जो जो ड्रीमिंग करने की जो मेरी आदत थी, जो एकदम फील करता था मैं चीज़ों को कि हाँ मुझे करना ही है, उस चीज़ ने मुझे यहाँ पे इतना आगे बढ़ाया है। हालांकि मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट मैं इतना कर पा रहा हूँ जितना मिनिमम किसी को करना चाहिए, कि भाई अपने पैरों पे खड़े हो, ठीक है। तो जैसे हमने बात की, भाई ने मुझे बोला कि नहीं, तू कर सकता है, तूने पहले भी किया है और तेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी है, तू बस एग्ज़ाम में जा और अच्छे माइंड से, एकदम फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम दे, पूरे डेडिकेशन के साथ। और मैंने वही किया। मैं शारदा माई को बहुत मानता हूँ, तो
शारदा माई का नाम लेके, हमारे मैहर में शारदा माई बहुत फेमस है। तो मैं शारदा माई का नाम लेके उनका ध्यान करके एग्जाम रूम में गया, और 2 घंटे मेरी लिटरली हालत ऐसी थी कि मुझे कंप्यूटर स्क्रीन और अपनी पेन कॉपी, इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, नथिंग। खुले हुए बॉक्सेस थे, जैसे एक चैम्बर सा होता है, उसमें साइड में ना जगह थी, ऐसी खुली हुई सी जगह थी, जिनसे दूसरे कैंडिडेट को आप देख पाते थे। तो जब एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ था तब वो कैंडिडेट्स मुझे दिख रहे थे, जो उस साइड वाली रूम में जो कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। तो उससे डिस्टरबेंस फील हो रहा था मुझे। लेकिन लिटरली जब मैंने एग्जाम शुरू किया, सारी चीजें मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी, मुझे सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही थी और अपनी पेन कॉपी। और वो चीज मैंने लास्ट तक, क्वेश्चन जब तक नहीं कर लिया तब तक यही चलता रहा, स्क्रीन कॉपी स्क्रीन कॉपी। और जब मैंने लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मेरी लिटरली हालत ऐसी थी, आई वॉज जस्ट, ऐसा था कि बस हो गया, कर दिया मैंने। और उसके बाद लगभग 4 से 5 महीने के बाद रिजल्ट आया, जुलाई में। लेकिन इसमें दो रिजल्ट्स आते हैं, डी प्लस भी। तो पहला ई डोजियर फिल करने के लिए और दूसरा फाइनल रिजल्ट होता है। तो जुलाई में ई डोजियर फिल करने के लिए मेरा रिजल्ट आया, तो मैंने मार्क्स देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा सिलेक्शन ना हो। ठीक है। पिछली कट ऑफ देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा सिलेक्शन ना हो। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हुआ था। एनालिटिक क्वेश्चंस आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन थे और उसके फिर 4 ऑप्शन थे, कि पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या केवल पहला सही है, पहला दूसरा सही है। इस तरीके से एनालिसिस वाले क्वेश्चन आए थे, जो यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि अच्छे खासे क्वेश्चन थे। और मैंने पूरे लगन, पूरे ध्यान के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया था। और फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं मेरा सिलेक्शन ना हो, एक होप थी। और फाइनली शायद अक्टूबर या नवंबर में इसका डी ट्रिपल एस बी का रिजल्ट आया। यस। और फाइनल रिजल्ट, और जैसे ही मैं लिस्ट में अपना रोल नंबर डाला और रोल नंबर सर्च किया, और मुझे रोल नंबर हाईलाइटेड हो गया। पहले तो बहुत भयानक खुशी, इतनी भयंकर खुशी कि उछल पड़ा मैं। ठीक है। अब मैं बार बार उसको कंफर्म कर रहा हूँ, लगभग 3 से 4 बार मैंने उसको कंफर्म किया कि ये मेरा ही रोल नंबर है, किसी और का तो नहीं है। और सबसे पहला कॉल मैंने अपने भाई को किया कि भैया, मैं जय शारदा माई, मैंने यही शब्द बोले थे। मैंने कहा जय शारदा माई। तो भैया समझ गए, रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा हाँ, सिलेक्शन हो गया। तो हम दोनों ही बहुत खुश थे। उसके बाद मैंने आके घर पे सबको बताया, और इस तरीके से मतलब पूरा माहौल एकदम खुशनुमा हो गया। तो ये थी एक्चुअली मेरी जर्नी। अब इस जर्नी में मैंने आपको बताया कि जो सबसे मेन जो मेरा सिलेक्शन का, मैं कहूँगा कि एक कॉज है, वो ये है कि मैंने पोस्ट को पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात कर लिया था, मतलब ड्रीमिंग करता था और सोचता था बस मुझे ये बनना ही है, मुझे चाहिए ये, मुझे होना है ये। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा, व्यूअर्स, देखिए हम तो अपनी प्रिपरेशन करेंगे ही, मैं अपनी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। मैंने जिस तरीके से प्रिपरेशन की है, और धीरे धीरे मैं और सब्जेक्ट्स को भी लेकर आऊंगा चैनल पर अभी चूंकि मैं अकेला ही हूँ, 3 से 4 घंटे मुझे लग जाते हैं वीडियो शूट करने में, एक पूरी पीपीटी तैयार करने में और बनाने में। तो जॉब के साथ आपको यूट्यूब पर अगर कंटेंट बनाना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट हाँ, मैं कोशिश करता रहूँगा कि लगातार आपके लिए ऐसे ही बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आपको लाता रहूँ।
और साइकोलॉजी की तो पूरी तरह से तैयारी करवाऊंगा ही, मैंने ठान रखा है ये। और आपको बहुत बेस्ट कंटेंट देने वाला हूँ जो अभी तक यूट्यूब में नहीं आया है। ऐसा कंटेंट जिसके बाद आपको कहीं और से साइकोलॉजी पेडागोजी के लिए ना पढ़ना पड़े, एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो। पहले भी मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया है आपके साथ मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो में, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। पर एक बात अश्योर करता हूँ कि आप अगर अपने ड्रीम को बहुत चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ को, तो डेफिनेटली, जिसे कहते हैं शाहरुख खान का जो डायलॉग है कि सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। तो अगर आप किसी भी पोस्ट को लेके फील करते हो और आपको ऐसा लगता है कि बस मुझे ये करना ही है, मुझे ये होना ही है, तो डेफिनेटली आप हो जाते हो। बस उसके लिए लगातार काम करते रहो, फिर उसको छोड़ो मत। जिस चीज के बारे में आपने सोच लिया उसको इस हद तक अपने अंदर आत्मसात कर लो कि किसी भी चीज में आपको बस वही दिखे। आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको ये लगे कि ओ, आफ्टर गेटिंग जॉब मैं कैसे अपने सोसाइटी के क्रिकेट ग्राउंड में या बाहर क्रिकेट ग्राउंड खरीद के, हम लोग एक साथ जो रेंट पे लेते हैं क्रिकेट ग्राउंड, वहां जाया करूंगा दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, किस तरीके से पार्टी करेंगे, आफ्टर विनिंग क्या होगा। वो सारी चीजें आपको सोचनी है। लिटरली आप सोचेंगे ना तभी होगा। ड्रीमिंग कीजिए, जो चीज आप चाहते हैं उसको सोचिए, उसको लगातार अपने ध्यान में रखिए। उसको ध्यान में बनाए रखेंगे, आप अपने लक्ष्य के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे और आप उसके लिए काम करते रहेंगे। और जैसे ही वो ध्यान से ओझल होगा, आपकी दिमाग इधर उधर जाएगा कि यार कुछ और कर लेता हूँ, कुछ ऐसा हो जाए, चलो कुछ थोड़ी छोटी मोटी जॉब देख लेता हूँ, यू ऑनलाइन कुछ काम कर लेता हूँ, टाइपिंग वर्क कर लेता हूँ, किसी कैफे में जाके बैठ जाता हूँ। देखिए, ये आपकी लाइफ है, और जितना आप सोचोगे और जितना गहराई से सोचोगे उतना ही आपको मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखें, प्रिपरेशन करते रहें, और साथ ही साथ ध्यान करते रहें अपनी उन चीज़ों के लिए जो आप चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपके साथ हमेशा आपकी जर्नी में रहूँगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के आप अपने टॉपिक्स, जो आपको कोई भी इशू अगर आ रहा है लाइफ रिलेटेड, आप डाल सकते हो। हफ्ते में एक मोटिवेशनल वीडियो, या हम जिसे कहते हैं कि एक बातचीत, एक ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट जरूर मैं आपसे करूँगा। वीडियोस कंटेंट इसी तरह लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी कर दें, ताकि हम और हमारा परिवार और बड़ा हो सके, बहुत सारे ऐसे लोग हमसे कनेक्ट हो सकें जो अपने ड्रीम को लेकर पैशनेट हैं और जो बनना चाहते हैं फॉर एवर फैसिलिटेटर। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।